नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या, आपकी मेंटोर और गाइड, और स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के तहत हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप तक फिल्टर करके, खोज कर, छांट कर सिर्फ वो कंटेंट पहुंचाएं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, महत्वपूर्ण है। तो अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्पैक्ट और पावरफुल बनाने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डेली हैशटैग CD रिचुअल्स के तहत, जिसके अंदर हम कुछ इनिशिएटिव्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए डेली बेसिस पर, जैसे कि बर्निंग इश्यूज, एडिटोरियल ओपेड एनालिसिस, डेली करंट अफेयर एनालिसिस, डेली एक्सप्लेनर्स एंड MCQs। और इसी के साथ साथ वीकली बेसिस पर कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए आस्क मी एनीथिंग टॉपर्स टॉक डी कोडिंग यूपीएससी, जहां पर आप हमारे जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे उनके सामने अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, जान सकते हैं कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, क्या उनका प्लान था, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज थी, क्या सोर्सेस थे, और तमाम अन्य जानकारियां जो कि आपको गाइडेंस में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत हेल्पफुल भी रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आपको इन प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं, देखते हैं आज के अखबार में, आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो हमारी जो सबसे पहली हेडलाइन है दोस्तों, वो है नागालैंड सीक्स आफ्सपा रिपील एंड स्क्रैप्स ऑन गोइंग हॉर्नबिल फेस्टिवल। हेडलाइन से ही हमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने एग्जाम के लिए दिख जा रहे हैं। पहला है आफ्सपा और दूसरा है हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्योंकि जहां एक तरफ नागालैंड की गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट से ये अपील की है कि भाई आफ्सपा को जो है वो हटाया जाए, वो रिवोक किया जाए, रिपील किया जाए, उसी के साथ साथ जो फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स मनाया जाता है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड में, दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसको जो है हटाने की भी मांग की है। और ये जो हमारे दोनों ही आफ्सपा और हॉर्नबिल हैं, ये हमारे मेंस तो के मुद्दे से तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, प्रीलियम से भी इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर इवन 4 हो, ये जो इंसिडेंस हुआ है नागालैंड में जिसके तहत 14 सिविलियंस की जान गई है, ये एक टॉपिक ऐसा है जो ये इंसर्जेंसी कह लो या जो इससे रिलेटेड पास्ट में जो डेवलपमेंट्स थे वो कह लो, अगर हम इन होल देखें तो ये पूरा टॉपिक हमारे चारों के चारों जीएस पेपर्स से के लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल 4 पेपर्स। ठीक है, और इसके साथ साथ प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर से, क्वेश्चन बन सकता है आपका ज्योग्राफी से लोकेशन वाइज, क्वेश्चन बन सकता है आपका आफ्सपा की जो एक्ट है उससे रिलेटेड, क्या नॉर्म्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड भी। ठीक है, तो कल हमने जो न्यूज़ कवर की थी, सेम न्यूज़ हमने कवर की थी, उसमें हमने जाना था आफ्सपा के बारे में। ठीक है, कि कैसे आफ्सपा कब फॉर्म हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो आज हम उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, लेकिन जो बचे हुए पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे, जो बचे हुए एंगल्स हैं हमारे, हम उसको डिटेल में आज कवर करेंगे। पहली चीज़ तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भाई जो नागालैंड इंसर्जेंसी है वो है क्या, आखिर मुद्दा क्या है, आखिर इशू क्या है, उसके पीछे का पूरा इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ नागालैंड इंसर्जेंसी, दैट वी विल गेट टू नो टुडे। ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि पूरी पूरी जो है कोशिश है कि यहाँ से जो है एक चीज कुछ ना कुछ तो हमें पूछ सकता है, इवन एथिक्स के पेपर में पूछ सकता है या कहीं भी पूछ सकता है, राइट। और इसके साथ साथ जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, उससे रिलेटेड भी हम कुछ जानकारियां देखेंगे। एंड जो हॉर्नबिल बर्ड है बेसिकली, उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें हम आज के इस टॉपिक को कवर करने के लिए, ताकि ये टॉपिक से रिलेटेड अब कुछ भी ऐसा ना बचे जिससे कि अगर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तो वो हमारा छूटे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इस न्यूज में क्या है। मैंने हाईलाइट कर दिया है ग्रीन पेन से अपनी ऑलरेडी जो भी इंपॉर्टेंट आपको देखने लायक है। पहली चीज तो ये सबसे पहले कि स्टेट गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट से मांग की है। दूसरी चीज ये कि जो हमारा ये है ऑन गोइंग फेस्टिवल है हॉर्नबिल, उसको स्टेट गवर्नमेंट ने ये कह सकते हैं स्क्रैप कर दिया है या रोक दिया है। ओके, और
अब जो मेन मांग उठ रही है वो ये कि कल हमने जाना था आस्पा के जो हमने एस्पेक्ट्स कवर किए थे कि हु कैन इन्वोक आस्पा, राइट, और हाउ स्टेट गवर्नमेंट कैन आस्क सेंटर टू इन्वोक आस्पा इन दी पर्टिकुलर स्टेट। तो उसी के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट हमारी उसने एक रिटन लेटर लिखा है, एक रिटन एप्लीकेशन भेजी है किसे, यूनियन गवर्नमेंट को, कि भाई साहब अब बहुत हो गया, अब आस्पा को जो है आप रिपील कर दो। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या चीजें हैं, हिस्ट्री ऑफ नागालैंड इंसर्जेंसी क्या है उसे समझते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखेगी, ये इमेज बहुत इजीली आपको गूगल पर मिल भी जाएगी। ये एक टाइम लैप है, एक टाइम लाइन कह सकते हो उसको, ठीक है, जहां पर बताया गया कि कब क्या चीजें हुई थी। लाइक 1826 में ब्रिटिश ने जो है वो नागालैंड को, सॉरी, असम को एनेक्स किया था, और नागा हिल्स को भी 1881 में अपना पार्ट बना लिया था, किसने, ब्रिटिश ने। देन इन 1918 फॉर्मेशन ऑफ नागा क्लब, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी हुई। 1946 में जो एनएनसी की स्थापना हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ अंगमी जापू फिजो, ये तो हुआ ही था। इसके साथ साथ जो इनकी जो कम्युनिटी थी बेसिकली, इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, एनएनसी तो बनी ही बनी, साथ में जो एनएनसी थी उसने खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। कब, अगस्त 14 1947 में। ओके, देन ऑन मार्च 22 1952 फीजो जो थे उन्होंने फॉर्म की एक दो यूनिट्स बेसिकली। पहली हमारी थी नागा फेडरल गवर्नमेंट, ओके, और दूसरी हमारी थी नागा फेडरल आर्मी, एनएफए और एनएफजी, दो जो है यूनिट्स फॉर्म हुई। कब, मार्च 22 1952 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो उसने 1958 में आफस्पा को, यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को यहां पर स्थापित कर दिया, बिकॉज ऑफ द इंसर्जेंट इश्यूज। ओके, यहां पर ये आ गया। इसके बाद भी कुछ चीजें हुई, चलिए देखते हैं वो क्या है, समझते हैं। अब देखिए, जो नागा हिल था वो तो था एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, ठीक है, बट लेटर इट वाज अपग्रेडेड टू अ नागालैंड स्टेट इन 1963। तो यहां से आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है कि भाई नागालैंड का स्टेट कब बना, इन 1963। एंड ऑन नवंबर 1975 द गवर्नमेंट गॉट अ सेक्शन ऑफ एनएनसी लीडर्स टू साइन द शिलोंग अकॉर्ड। ठीक है, गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ मेंबर्स को पकड़ के, एनएनसी के जो मेंबर्स थे उनको पकड़कर शिलोंग अकॉर्ड साइन किया, जिसके तहत एनएनसी ये लिखा था कि एनएनसी विल अग्री टू गिव अप आर्म्स। ओके, और 1980 में फिर क्या हुआ कि अ ग्रुप ऑफ 140 मेंबर्स बेसिकली लेड बाय अ लीडर थ्विंगैलिंग मुइवा हु वर एट दैट टाइम इन चाइना, दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द शिलोंग अकॉर्ड। यानी कि शिलोंग अकॉर्ड तो साइन करवा लिया 75 में, बट कुछ टाइम के बाद 1980 में इन लोगों ने शिलोंग अकॉर्ड को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। ठीक है, और इन्होंने एक दूसरी यूनिट बनाई, उसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, दैट इज एनएससीएन। कब, 1980 में। ओके, 1988 में क्या हुआ, जो ये एनएससीएन था इसमें स्प्लिट हो गया। ओके, एंड इट स्प्लिटेड इनटू एनएससीएन आईएम एंड एनएससीएन के आफ्टर द वायलेंट क्लैश. While the NNC it began to fade away, the NSCN-IM came to be seen as the mother of all insurgencies in the region. यानी जो उस पूरे रीजन में जितनी भी इंसर्जेंट एक्टिविटीज हो रही थी उनकी जो एक मदर यूनिट हुई वो बनी हमारी कौन सी, NSCN-IM। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था इसका फुल फॉर्म भी, तो अगर आपको याद होगा तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरा फटाफट बता दीजिए कि क्या है NSCN-IM का फुल फॉर्म। ओके, ऑल राइट, और इतना ही नहीं बल्कि NSCN ने एक डिमांड भी रखी हुई है, दे सीक्स अ ग्रेटर नागालिम। ओके, दे आर डिमांडिंग फॉर अ ग्रेटर नागालिम कंप्राइजिंग ऑल कॉन्टिगुअस नागा इनहेबिटेड एरियाज। मतलब जितनी भी एरियाज में नागाज इनहेबिटेड हैं उन सब को मिला करके नागालैंड के साथ साथ एक ग्रेटर नागालिम की डिमांड रखी जा रही है कि इन सबको मिलाकर एक ग्रेटर पोर्शन ऑफ लैंड जो है वो कहलाएगा हमारा ग्रेटर नागालैंड। और ये जो ग्रेटर नागालिम का एरिया है इट विल इंक्लूड
several districts of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and along with that म्यांमार का भी कुछ पार्ट. सो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी है और इसी वजह से जो है लगातार इंसर्जेंट एक्टिविटीज भी हो रही हैं यहाँ पर. ठीक है, अब आप देख सकते हो ये एक माइंड मैप मुझे मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा ये. मैं हमेशा बच्चों को इसके लिए सजेस्ट करती हूँ जब भी कोई टॉपिक ऐसा दिखे आपको जो 3 या 4 दिन तक लगातार न्यूज में बना हुआ, जैसे एक तो हमारा आफ्सपा ही है, राइट. इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं जैसे इंडिया रशिया है, यूक्रेन रशिया इशू है, अभी हम उसको भी डील करेंगे. तो आप ना ऐसा एक माइंड मैप बना सकते हो, राइट. कि सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा सा पुराना माइंड मैप है, ठीक है, ये जस्ट फॉर दी रेफरेंस है. तो आप इसको देख लो कि क्यों न्यूज में था. अच्छा, आसपा आ गई, आसपा का क्या काम है, कब वो हुआ. डिस्टर्ब्ड एरियाज की बात की गई, आसपा के तहत डिस्टर्ब्ड एरियाज क्या होते हैं, और हिस्ट्री ऑफ नागालैंड इंसर्जेंसी क्या है, कैसे है, जो भी है. ठीक है, देन स्टेट्स कौन कौन से आते हैं आफ्सपा एक्ट के अंदर, कंट्रोवर्सीज क्या क्या है, नीड क्यों है, आफ्सपा क्यों लगाना चाहिए और क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं. तो इससे आप देख रहे हो, अगर आप ऐसे कंक्लूड कर लोगे ना, 1 पेज या 2 पेज में मैक्सिमम आपका पूरा टॉपिक आ जाएगा. और सिर्फ आ ही नहीं जाएगा बल्कि इसके साथ साथ अब चाहे प्री में क्वेश्चन आए चाहे मेंस में क्वेश्चन है, आप यूं करके जो है उस पूरे के पूरे टॉपिक को लिख सकते हो या उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो. और जो सबसे बड़ी बात मैं बोलती हूँ, आपका टाइम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सेव होगा और टाइम के साथ साथ आपका जो रिवीजन प्रोसेस है ये बहुत तगड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो इसको प्लीज अप्लाई करिएगा और अगर कोई आप में से बनाता है तो आप हमें भेज भी सकते हैं. आई विल रिव्यू इट, यू कैन ड्रॉप इट इन दी कमेंट सेक्शन. ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है हमारे लिए खास. हॉर्नबिल फेस्टिवल जो दूसरा मुद्दा था आज की इसी न्यूज से रिलेटेड, दैट वाज हॉर्नबिल फेस्टिवल. और हॉर्नबिल फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, दिस इज सेलिब्रेटेड टू एनकरेज इंटर ट्राइबल इंटरैक्शन. ठीक है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडिजीनियस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किया जाता है नागालैंड स्टेट में. ओके, और कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड. ओके, तो ये जरूर ध्यान रखना कि भाई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है. इस जो ये फंक्शन है ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक जनरली रहता है और एनुअल बेसिस पर इसे मनाया जाता है. वाई, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिव्यू द यूनिकनेस एंड रिचनेस ऑफ द नागा हेरिटेज. और कल भी मैंने आपको बताया था, नागा जो है ये एक ट्राइब नहीं है बल्कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है. ओके, और जैसा कि हमें पता है इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं नागालैंड में, और इसका नाम जो है वो हॉर्नबिल बर्ड के नाम पर दिया गया है. ठीक है, और नागास जो है इस बर्ड को बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं. और इस फेस्टिवल के थ्रू जो है ये जो फेस्टिवल है ये एक्चुअली ट्रिब्यूट है हॉर्नबिल को, क्योंकि हॉर्नबिल इज नोन फॉर इट्स क्वालिटीज ऑफ ग्रैंडियर एंड अलर्टनेस. ओके, ऑल्सो जो ये बर्ड है हमारी हॉर्नबिल, इट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द नागास. ओके, और हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इट एक्सपोजेस द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ ट्राइबल पीपल. ओके, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है. और टूरिज्म के अगर हम नज़रिए से देखें, ठीक है, ये फेस्टिवल जो है टूरिज्म के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टूरिस्ट को बहुत भारी मात्रा में इनवाइट करता है टू विजिट देयर, जो कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा लेवल पर जो है कंट्रीब्यूट करता है. ओके, आप ये बर्ड देख सकते हो, ये इमेज देख सकते हो, ये है हमारी सुंदर सी चिड़िया हॉर्नबिल इनका नाम है. और इंडिया में हॉर्नबिल की 9 स्पीसीज पाई जाती हैं. ओके, टोटल 9 स्पीसीज इंडिया में अवेलेबल हैं. 5 हॉर्नबिल स्पीसीज जो हैं वो हमारी नॉर्थ ईस्ट में बहुत इजीली मिल जाती हैं. ठीक है, उनमें से जो 3 है बेसिकली रेटेड हॉर्नबिल, ओके, ब्राउन हॉर्नबिल एंड रूफस नेक्ड हॉर्नबिल. ओके, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं. और इनके अलावा 2 और हैं, ग्रेट हॉर्नबिल और ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल. ठीक है, ये भी अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं. जो ग्रेट हॉर्नबिल है वो अरुणाचल प्रदेश और केरला की स्टेट बर्ड है. ठीक है, ये वाली जो ग्रेट हॉर्नबिल सबसे ऊपर है इस लाइन में, this is the state bird of Arunachal Pradesh as well as Kerala, and it is vulnerable and under comes the IUCN रेड लिस्ट. ठीक है, रेड लिस्ट के अंतर्गत ये बर्ड आती है.
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है हॉर्नबिल बर्ड से रिलेटेड, इसे भी देख लीजिएगा। चलते हैं अपनी दूसरी खबर पर। हमारी जो दूसरी न्यूज थी वो थी फार्मर यूनियंस टू टेक कॉल ऑन एंडिंग प्रोटेस्ट टुडे। फार्म लॉ से रिलेटेड ये इशू है, इसको हम अपने एक्सप्लेनर के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज देख लीजिएगा। और जो हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो न्यूज आ रही है, जैसे ही इसको मोदी जी ने जो फार्मर लॉज थे उनको रिपील करने की बात की थी, हम बहुत डिटेल में जाके हमने इसको कवर किया था, तो प्लीज वहां से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और वैसे ही एक माइंड मैप इसका भी बना लीजिएगा, ठीक है। अब जो फार्मर यूनियन है, जो मुद्दा है आज की न्यूज में वो ये है कि फार्मर यूनियन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आज फिर से 2 बजे रिकन्वीन होंगे, इकट्ठे होंगे और अपना डिसीजन, फाइनल डिसीजन लेंगे ऑन देयर प्रोटेस्ट एंडिंग इशू, ठीक है। क्योंकि लगातार जो है इनसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो प्रपोजल भी दे रही है, पूछ भी रही है कि भाई अब खत्म करो धरना, बहुत हुआ, ठीक है, अपने अपने घर को जाओ। बट ये क्या करते हैं, उसका फाइनल डिसीजन आज 2 बजे आना है। अच्छा, ये जो पूरा मुद्दा है फार्म लॉज का, इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है लीगल गारंटी फॉर एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के। ये टॉपिक भी हमने अपने एक्सप्लेनर में कवर किया है, अंजुम सर द्वारा ये टॉपिक कवर किया गया है, प्लीज उसको देखिएगा, समझिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने एमसीक्यूज में दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज जा करके एमसीक्यूज को एक बार जरूर देखें, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस मुद्दे की वजह से अब जो अगला मुद्दा है बेसिकली किसान मोर्चा का, वो यही है कि भाई लीगल गारंटी दो एमएसपी की, दोगे तो दो, नहीं दोगे तो बताओ क्यों नहीं दोगे, मतलब जो भी चीजें होनी है लीगल गारंटी फॉर एमएसपी से रिलेटेड, इसकी डिमांड जो है वो पेंडिंग है और इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए अभी भी जो टिकैत हैं, मिस्टर टिकैत, वो अभी भी सपोर्ट में है फार्मर्स के और बोल रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं इस मुद्दे की, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट इशू क्या है। हमारा जो अगली खबर है वो है बिडेन जो है, बिडेन होल्ड टॉक्स विथ पुतिन वॉन्स अगेंस्ट यूक्रेन इन्वेजन। भाई रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, एक वर्चुअल इनकी मीट हुई है 2 घंटे की वीडियो समिट के थ्रू, ठीक है। और ये मुद्दा भी एक्चुअली 2-3 दिन से है, तो हमने यूक्रेन वाला इशू भी कवर किया है, कल का एक्सप्लेनर भी कहीं ना कहीं इंडिया रशिया के ऊपर था, तो देख लेना आप इसको एक बार ध्यान से, ठीक है। और जो ये न्यूज़ थी वो यही है कि जो बिडेन है उन्होंने पुतिन को वार्न भी किया है कि भाई यूक्रेन इन्वेजन के अगेंस्ट आप कुछ मत करिएगा वरना इशू हो सकता है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। तो मुद्दा ये था कि एज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन का जब पार्ट था यूक्रेन, खैर यूक्रेन जो है सोवियत यूनियन के पार्ट होने की वजह से वो सेकेंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक भी था सोवियत यूनियन का, ठीक है। और किसके बाद, रशिया, ऑब्वियसली रशिया वाज द फर्स्ट मोस्ट पावरफुल यूनिट, सेकंड जो थी हमारी यूक्रेन थी। और इनके बीच में ना डिकेड से जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में कल्चरल और पता नहीं कौन कौन से टाइज और रिलेशनशिप्स भी थे, ठीक है। और स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, तीनों ही नज़रियों से ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट थे। अब हुआ ये कि सिंस यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन से स्प्लिट हो गया, निकल गया, ठीक है। और इसके निकलने के बाद both Russia as well as the West nations, they have vied for greater influence in the country in order to keep the balance of power in the region in their favor, ठीक है। अब लड़ाई ये है कि भाई हम अपने फेवर में बैलेंस पावर को अपने फेवर में करें या उनके उसमें करें, तो ऑब्वियसली एवरी वन इज ट्राइंग टू ब्रिंग दैट इन देयर ओन फेवर, ठीक है। और जो यूएस है और यूरोपियन यूनियन है उनके लिए यूक्रेन जो है वो एक बफर जोन जैसे एक्ट करता है, राइट, बिटवीन रशिया एंड दी वेस्ट कंट्रीज, ऑलराइट। तो ये हमारा पूरा मुद्दा था और इसी को लेकर के सारी जो बातें चल रही वो चल रही हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो है 2 घटनाएं हुई, एक तो क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स कर लिया, राइट, और दूसरा जो इशू था वो ये कि यूक्रेन जो है वो नाटो की मेंबरशिप लेना चाह रहा है, तो रशिया जो है वो बार बार ये जता रहा है कि भाई मत दो इनको नाटो की जो मेंबरशिप है। और यूएस जो है वो ये कह रहा है कि भाई देखो आप भी ऐसा कुछ इन्वेजन वाला काम मत करो, राइट, मैं आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूँ, आप ऐसा कोई कदम मत उठाना। तो इसके उत्तर में रशिया ने यही कहा है कि भाई देखो रशिया हैज नेवर प्लान टू अटैक एनीवन,
बट वी ऑल्सो हैव आवर ओन रेड लाइन्स, ठीक है। मतलब ये कि हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, एक सीधा सा इंडिकेशन है, बट अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ को नहीं सराहेंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। बॉर्डर्स पर कुछ ट्रूप्स लगाए गए हैं, उसको लेकर के भी इशू था। तो तमाम बातें जो हैं आज के इस न्यूज़पेपर में थी, बट देखते हैं कि और क्या है हमारे लिए जानने के लिए। तो रशिया जो है एट प्रेजेंट क्या कर रहा है, जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, ये जो स्लाइड है ये हमारी बेसिकली करंट सिचुएशन पर है। ओके, तो रशिया जो है, रशिया इज समवेयर सीकिंग अश्योरेंस फ्रॉम द यूएस कि भाई यूक्रेन को जो है वो नाटो में नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा गेम चल रहा है यहाँ पे। तो यूएस जो है, यूएस का ये कहना है कि हम अभी ऐसा कोई अश्योरेंस देने के लिए रेडी नहीं है। वी आर नॉट येट प्रिपेयर टू गिव एनी सच अश्योरेंस टू रशिया दैट वी आर नॉट गोइंग टू इंडक्ट यूक्रेन इनटू द नाटो। ओके, और उधर दूसरी तरफ यूक्रेन बार बार जो है अर्जियां डाल रहा है कि भाई हमें नाटो में ले लो। नाटो का जो मुद्दा होता है वो यही होता है कि जो नाटो के अलायंस हैं उसमें अगर कोई एक का दुश्मन है, दैट मीन्स कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो हर किसी का दुश्मन है। Okay, so this is why Ukraine wants to get into here. Now this whole situation, it has left the countries in standoff with tens of thousands of Russian troops ready to invade Ukraine. और इस चक्कर में जो रशिया के ट्रूप्स हैं, ओके, थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स उनको जो है डिप्लॉय कर रखा है बॉर्डर पे, ये कि भाई जब तब जो है यूक्रेन को एनेक्स कर लिया जाएगा, यूक्रेन को इन्वेड कर लिया जाएगा, जैसे क्रीमिया को भी किया गया था। और रशिया जो है वो अपनी टेंशन्स को कहीं ना कहीं एट अ हाई रेट रख रहा है यूक्रेन बॉर्डर से रिलेटेड, टू गेट सैंक्शंस रिलीफ एंड अदर कंसेशंस फ्रॉम दी वेस्ट। ओके, अब इन सारे मुद्दे पर जो है इंडिया का क्या स्टैंड है, मैंने ये चीज पहले भी क्लियर की है, आज भी बता दे रही हूँ कि इंडिया इन सब चीजों से दूर रह रहा है, क्योंकि इंडिया डू नॉट वांट टू जॉइन दी वेस्टर्न पावर्स और कंडेम्पशन ऑफ रशियाज इंटरवेंशन इन क्रीमिया, एंड देयरफॉर इट हैज केप्ट इटसेल्फ ऑन अ वेरी वेरी लो प्रोफाइल। इंडिया को कि भाई कहाँ तुम ये चक्करों में फंस रहे हो, मुझे क्यों फंसा रहे हो, मुझे दूर रखो इन सब चीजों से, विच इज अ वेरी गुड स्टैंड, आई विल से। आपको क्या लगता है इंडिया का स्टैंड कैसा है, जरूर बताइएगा हमें, क्योंकि भाई इंडिया ना जनरली पढ़ना नहीं चाहता पचड़ों के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज हमारी है ओमिक्रॉन, जो हमारी वायरस है उससे रिलेटेड, ठीक है, म्यूटेंट है ये कोविड-19 का। अब रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि ओमिक्रॉन की जो वेव है ये थोड़ी माइल्ड हो सकती है। रीजन है इसके पीछे जो है एक स्टैट्स भी दिया गया है। अभी तक 23 केसेस हमें मिले हैं इंडिया में, राइट। ये आप देख लेना एक बार, जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये पोर्शंस। अब इनमें बताया गया है कि भाई जब अल्फा आया था जुलाई 2020 में, जो हमारा सबसे पहला केस और वेव कह सकते हो था, उस टाइम पे इट टच्ड 18 पर 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। इतने लोग जो है उस टाइम पे केस के रेट में थे, और इनमें से जो डेथ रेट था दैट अप्रोच 2 पर मिलियन। जब दूसरी वेव आई, बीटा वेव आई जनवरी 2021 में, तो जो केसेस थे उसने हिट किया 15 पर 1 लाख विद अ डेथ रेट पीक ऑफ लिटिल ओवर विच इज 2 पर मिलियन अगेन। डेल्टा आया जुलाई 2021 में, इट सॉ द हाईएस्ट पीक, ठीक है, और यहाँ पर 35 लोग हुए ग्रसित एज पर दी 1 लाख पॉपुलेशन। ओके, तो अब बात यह है कि जब ओमिक्रॉन आएगा तो उसकी जो आशंका जताई जा रही है वो यही कि ये होगा 30 पर 1 लाख पॉपुलेशन, और अभी तक ये आई नहीं है, बट ऐसा कुछ वो हो रहा है। लेकिन जो केसेस आए भी हैं ना, उनके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। ओके, और यही रिपोर्ट्स करें कि ये माइल्ड सिम्टम्स के साथ ही होंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं इम्पॉर्टेंट ओमिक्रॉन से रिलेटेड। और एपिसेंटर की बात की गई कि भाई ओमिक्रॉन का सेंटर, एपिसेंटर क्या था, तो वो था हमारा स्वाने डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम गॉटेंग। ओके, ग्लोबल एपिसेंटर है ये, माना गया है इसको, और यहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली खबर क्या है हमारी। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड से रिलेटेड। ऐसा कहा गया है, एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है, और जो ये रिसर्च हुई है वो हुई है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लेवल पर, ठीक है। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ओके, H2S,
वैसे मेरी साइंस उतनी अच्छी नहीं है, बट देन स्टिल आई रिमेंबर, मुझे फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, बट ठीक है, थोड़ा बहुत याद भी है। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसको पाया गया कि जो HIV का वायरस है, ठीक है, जो HIV हमारी प्रॉब्लम थी, HIV एड्स के नाम से आप जानते होंगे, उसको जो है ये सप्रेस करता है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा रोल H2S का यहाँ पर सामने आया है कि भाई अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों ये कैसे मिला? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इंक्रीज H2S was found to have a direct effect on the reducing rate at which the virus multiplies। तो बेसिकली जो HIV का वायरस हर रेट पर मल्टीप्लाई करता है ना, ये उस रेट को ही कंप्रेस कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है, और इट इज़ अफेक्टिंग द ह्यूमन इम्यून सेल। इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एक बहुत सही चीज़ पाई गई है लोगों में, ठीक है, ये इस रिसर्च में पाया गया है। और IISc का ये भी कहना है कि जो करंट स्टेट है ना हमारे कार्ड का, व्हाट इज नाउ, हमारा जो ये है CART इज जो था, CART इज नथिंग बट, हम कह सकते हैं कि जो एक ऑलरेडी अप्लाई किया जा रहा था, जो प्रोसीजर था हमारा, उसके रिलेटेड ये बात हो रही है कि दिस वाज नॉट अ क्योर, ठीक है, HIV को क्योर करने के लिए ये चीज़ नहीं थी। और दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये सिर्फ सप्रेस कर सकती है वायरस को बाय कॉजिंग इट टू बिकम बेसिकली लेटेंट, ठीक है, उसका थोड़ा सा रेट कम हो जाएगा। ये चीज़ें इसमें कही जा रही हैं। और कई केसेस में ये भी देखा गया है कि जो ये CART था बेसिकली ये फेल भी हुआ है, ओके। तो ये भी पाया गया है और सर्टेन नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं इसके। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हाईलाइटेड फॉर्म अगर आप देखोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा, जो मैंने न्यूज़ ऑलरेडी हाईलाइट की हुई है। तो कुछ खास इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें खास H2S का जो रोल है वो है, ठीक है, कि भाई H2S क्या होता है और कैसे उसको इंड्यूस किया गया है, क्या मतलब उससे रिलेटेड क्या किया क्या गया है बेसिकली, ओके। और जो हमारा करंट स्टेट ऑफ द आर्ट है दैट इज CART, कंबाइंड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इसको कहा जाता है, कार्ड की कंबाइंड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो एक क्योर नहीं है, ये बात सामने उभर के आई है। तो देखो जो प्रीलिम्स लेवल पर अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे ना यहाँ से, तो प्रीलिम्स लेवल पर जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो यही आएंगे कि भाई जो ये कंबाइंड एंटी रेट्रोवायरल यानी CART है, ओके, क्या ये सप्रेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्या ये एक परमानेंट क्योर है, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट में यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, एक बार इसको आप देख लेना और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाइड्रोजन सल्फाइड के और क्या यूजेस हो सकते हैं, व्हाट कुड बी दी अदर यूजेस ऑफ H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। प्लीज कमेंट एंड टेल मी कि व्हाट कुड बी दी प्रोबेबल अदर यूजेस, ओके। एंड इसके साथ जो मैंने और भी क्वेश्चंस आपसे आज पूछे हैं, कोशिश करिएगा उन्हें भी आंसर करने की। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइज, एंड बने रहिए हमारे साथ #सीरी रिचुअल्स पर टू वॉच दीज अपकमिंग प्रोग्राम्स। और अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप समन्वय का जो लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में भी दिया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, आप उसको क्लिक करके फॉर्म फिलअप करके वो लिंक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस अपने थॉट्स हम तक ज़रूर पहुँचाएं, अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।